हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आइए आज बात करते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर चार्ल्स डिकेंस की बायोग्राफी की। यूपी पीजीटी के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, कई बार इनके मेजर वर्क्स को पूछ लिया जाता है, कई बार डेट ऑफ बर्थ, कई बार डेट ऑफ डेथ या कुछ और मेजर इवेंट्स, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत सारी इवेंट्स से इंस्पायर्ड थी। बहुत सारी इवेंट्स, राइटर बनने से पहले उन्होंने कई सारी सिचुएशन से ये गुजरे थे, तो उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि कोई भी राइटर है, लगभग हर किसी की लाइफ पर कोई ना कोई इम्पैक्ट उनकी पूर्व जिंदगी जो रहती है, बचपन और तमाम चीज़ों का फर्क पड़ता ही है। तो लेट्स बिगिन। बात करते हैं सबसे पहले इनके जन्म की। तो 7 फरवरी 1812 को इनका जन्म हुआ था, पोर्टसी पोर्ट्समाउथ इंग्लैंड में। इनके पिताजी का नाम जॉन डिकिंस और माताजी का नाम था एलिजाबेथ डिकिंस। इनके पिताजी नेवी पे ऑफिस में क्लर्क थे, लेकिन आदतों के थोड़े ठीक नहीं थे, क्योंकि जो कमाते थे उससे ज़्यादा इनके खर्च करने की टेंडेंसी थी। तो इसकी वजह से इनको अपना जॉब छोड़ने के बाद थोड़ा प्रमोशन तो हुआ था, जहाँ से ये आ गए थे चाटम में। चाटम के बाद भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रह पाए, क्योंकि जब ये आए वहाँ पर तो डिकिंस की उम्र तो सिर्फ 3 साल थी, लेकिन इनके पिताजी के अंदर कोई दूरदर्शिता नहीं थी, जिसकी वजह से ये पूरा परिवार सफ़र करता रहा। और यहाँ पर भी मजबूरी में कुछ दिनों रहने के बाद ये फिर से मूव ऑन होते हैं किसी नेक्स्ट सिटी में। बचपन में चार्ल्स डिकिंस को पिकरेस्क्यू और सेंटिमेंटल नॉवेल्स पढ़ने का शौक था, और इतने सारे नॉवेल्स पढ़ने के बाद इनका खुद का सपना भी बनने लगा कि ये भी एक बड़े राइटर बने, और जो तमाम महान राइटर्स हैं उनके बीच में इनका नाम भी लिखा जाए। ये इनका एक बचपन में सपना इनके मन में उपज गया था। और इसके अलावा उन्हें एक्टिंग का भी बहुत शौक था, तो वो चाहते थे कि मैं बहुत बड़ा एक्टर बनूं, जिसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो, हर कोई उसके बारे में जाने, हर किसी की जुबान पर उनका नाम हो। ये कुछ बॉयज ड्रीम्स थे, जो कि कई बार अपने लोग भी बचपन में जब होते हैं तब तमाम सपने देखने लगते हैं। ठीक उसी हिसाब से ये भी सपने देखते थे, कभी राइटर बनने का, कभी एक्टर बनने का। इसके अलावा चाहते थे हायर एजुकेशन इनको मिले, और ये एक जेंटलमैन के रूप में जाने जाएं, एक अच्छी लाइफ हो, अच्छा स्टैंडर्ड हो। ये सारे इनके सपने थे, लेकिन ये सारे सपने तो नहीं हो पाए। हाँ, राइटर जरूर बन गए हैं, जिसकी वजह से आज हम इनसे परिचित हैं, इनके बारे में पढ़ रहे हैं आज। तो डेफिनेटली एक सपना इनका पूरा हुआ, और दूसरा सपना एक्टिंग का भी उन्होंने किसी न किसी तरह से अपना पूरा किया था, वो भी आगे देखते हैं। इनके पिताजी जैसा जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची वाले इंसान थे, बहुत खर्च किया करते थे अपनी कमाई से ज़्यादा। तो उसका नतीजा ये हुआ कि इनको लंदन में जाना पड़ा, जहाँ पर इनको मजबूरी में जो सबसे ज़्यादा स्लम एरिया था लंदन का, सबसे गरीब एरिया था, वहाँ पर इनको रहना पड़ा। और 1824 में जब ये 1812 में पैदा हुए हैं, तो उस समय 12 साल के ही थे डिकेंस। इनके पिताजी को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद इनको मार्शलसी प्रिजन में ले जाया गया, जो कि एक नोवेल में ये आती भी है। बहुत सारे जो इनको एक्सपीरियंसेस हुए थे डिकेंस को, उन एक्सपीरियंसेस को इन्होंने अपने नॉवेल्स में शामिल भी किया। इस जेल का भी नाम आता है इनके एक नोवेल में। कोई पैसा नहीं बचा था, इवन इनके पास खर्च करने के लिए खाने पीने का भी खर्चा इनके पास नहीं था। तो मजबूरी में जो इन्होंने बुक्स खरीदी थी, वो सारी बुक्स इनको एक एक करके गिरवी रखनी पड़ी, और इस तरह से कुछ दिन तक खर्चा चलाना पड़ा। अब हालात इतने ज़्यादा खराब हो गए थे कि उन हालातों से मजबूर होकर के इनको, एक इनके रिलेटिव थे जिनकी फैक्ट्री थी वॉरेंस ब्लैकिंग फैक्ट्री, जिसमें बॉटल्स के ऊपर लेबल लगाया जाता था, वो लेबल लगाने का काम इनको दिलवाया गया, क्योंकि ये मजबूर थे। अब जब खाने को भी घर में नहीं है, तो कोई भी काम करेंगे तो करना पड़ा। 6 महीने तक इन्होंने वहां पे काम किया, जो कि इट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ हिज इनिशियल लाइफ। द प्लेस was rat infested and dark place, and he was always busy with sticking labels on blacking bottles। ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग टाइप का वर्क था जो कि उन्होंने किया। और इवन ये इतने ज़्यादा फेमस भी हो गए, आफ्टर राइटर बन गए, सब कुछ बन गए, लेकिन ये जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था एक बचपन में उनकी लाइफ पर, वो पूरी ज़िंदगी उनको हॉन्ट करता रहा। पूरी ज़िंदगी वो उस चीज़ को याद करते रहे। इसके अलावा इस एक्सपीरियंस ने उनको ये भी सिखा दिया, क्योंकि 12 से 18 साल के बीच की जो उम्र है, एडोलसेंट पीरियड कहा जाता है, इसमें हम कई बार कुछ चीज़ों से ऐसा गुजरते हैं कि उसके बाद भी हम जब बड़े हो जाते हैं, तब भी वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे घर कर जाती हैं कि हम नहीं भूल पाते। तो ठीक डिकिंस के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उस एक्सपीरियंस से वो गुजरे,
तब उनको समझ में आ गया कि दुनिया में वास्तव में ना उनका और ना उनके परिवार का कोई फ्रेंड है नहीं। जब उनको मुसीबतें आई तो कोई भी उनके साथ खड़ा हुआ नहीं दिखा। ही वॉज बिट्रेड बाई एवरी वन हुम ही लव्ड और लाइक्ड, जिससे भी उनको प्यार था, जिसको समझते थे कि ये बंदा मेरे काम आएगा कभी, लेकिन कोई भी इनके ऐसे काम नहीं आया। जिनसे उन्हें उम्मीद थी कि सुरक्षा मिलेगी उनके बचपन में, लेकिन कोई भी उनको वो प्रोटेक्शन देने नहीं आया। तो वो समझ गए दुनियादारी का असली चेहरा, समाज का वो देख गए कि वास्तव में दुनिया कैसी है। और आज भी लगभग वैसा ही है। आपके साथ लोग जब भी खड़े रहेंगे जब आप अच्छे हैं। चलती हुई गाड़ी पर हर कोई बैठना चाहता है, खड़ी हुई गाड़ी पर कोई धक्का देना नहीं चाहेगा। इवन उनकी मदर भी, जो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इतनी जागरूक नहीं रही थी, वो नहीं समझ पाई अपने बेटे का साइकोलॉजिकल फेज। और जब इनके पिताजी जेल से बाहर आए, वो तुरंत पहुंचे उस फैक्ट्री मालिक के पास और लड़ाई झगड़ा करके अपने बेटे को वहां से वापस निकाल लाए। लेकिन इनकी माँ, जो कि नहीं इतना जागरूक थी, उन्होंने फिर से उस झगड़े को सुलझाने की कोशिश की और चाहा कि फिर से मेरा बेटा वहीं जाकर के काम करने लगे, क्योंकि उन्होंने उस काम का स्याह पहलू जो था वो इग्नोर कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि कैसे मेरा बच्चा काम कर रहा है। उन्हें बस अपनी गरीबी और मजबूरी ही दिखती थी। और इस बात से चार्ल्स डिकेंस को और ज़्यादा बुरा लगा कि मेरी माँ होकर भी ये नहीं समझ पा रही है कि मैं कितना ह्यूमिलिएशन और कितने उस डार्क कमरे में जाकर और कितने अजीब तरीके से, अमानवीय ढंग से वहां पर मेहनत कराई जाती थी बच्चे से। तो इनके अंतर मन पे ऐसा असर पड़ा कि इन्होंने उस एरिया में ही जाना छोड़ दिया जब ये बड़े हो गए। इवन बाद में भी उस लोकेलिटी में जाना छोड़ दिया जहाँ वो फैक्ट्री सिचुएटेड थी। और कई बार बाद में अपनी माँ को भी माफ़ नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी माँ ने बहुत ज़ोर दिया था, कई दिनों तक ज़ोर दिया कि बेटा वापस चला जाए उस काम में। कोई नहीं, स्कूलिंग इन्होंने अपनी शुरू की, लेकिन जो इनके अंतर्मन पे एक असर पड़ गया था, तो बहुत ज़्यादा वो इनएरेडिकेबल था। उनका पूरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी का वो स्याह पहलू देख लिया था लंदन लाइफ़ का, कि किस तरह से लोग डिस्गस्ट, डर्ट, स्क्वालर, शेम और ह्यूमिलिएशन में जीते हैं, कैसे-कैसे लोग गरीब। उसी ज़िंदगी का पहलू इन्होंने भी देख लिया। तो इनका स्कूल में, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगा। और उनकी पर्सनैलिटी पे जो असर पड़ा वो पूरी ज़िंदगी रहा। हालाँकि कहीं न कहीं इसको उन्होंने पॉजिटिव वे में यूज़ किया है। बहुत सारे नॉवेल्स में उन्होंने कैरेक्टर्स को दिखाया है कि कैरेक्टर्स उनके जैसे, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में आप देखेंगे, ओलिवर ट्विस्ट में देखेंगे, तो वो सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि वो इसी पहलू से गुजरते हैं, लेकिन धीरे-धीरे वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं एट आफ्टर लाइफ। तो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं अपने नॉवेल्स में, तो वो इसी ज़िंदगी से आए थे। वो बाद में उनको पॉपुलैरिटी भी मिली, तो उन्होंने नेगेटिविटी को चेंज कर लिया था अपने हिसाब से पॉजिटिविटी में। हालाँकि हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। और बहुत से लोग ऐसे एक्सपीरियंसेस में पढ़ने के बाद, शेम, ह्यूमिलिएशन और ऐसे एक्सपीरियंस में पढ़ने के बाद कई बार तबाह भी हो जाते हैं। हालाँकि चार्ल्स डिकेंस का केस ऐसा नहीं था, फॉर्च्यूनेटली। फिर इनको क्या हुआ कि 15 साल की उम्र में इन्होंने स्कूल छोड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद जो सॉलिसिटर्स थे, वहाँ एक फॉर्म इन्होंने जॉइन कर ली और वहाँ बहुत मेहनत से काम करने लगे। और उन लोगों की नज़र में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल थे, क्योंकि इनको लगता था, 15 साल की उम्र में लगता था कि मैं बहुत कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली क्या होता था, ही वाज़ एक्सप्लॉइटेड। क्योंकि जो सॉलिसिटर्स थे वो तो सेट थे ही थे अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में। और एक 15 साल का बच्चा जिसका कोई वहाँ ग्रोथ नहीं थी, तो ये समझ गए कि कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पर। तो इस वजह से इन्होंने बाद में ये काम छोड़ दिया। और एक जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग होती है वो इन्होंने सीखनी शुरू कर दी। यह एक ऐसी राइटिंग होती है जिसमें साइंस और सिंबल्स को बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली कैप्चर करके जल्दी-जल्दी लिखा जाता है। तो इन्होंने ये स्किल जब सीखी, तो इससे उन्हें बहुत फ़ायदा मिला। और इसको सीखने के बाद उन्होंने ऑफ़िस की जॉब जो थी वो छोड़ दी और वहाँ पर कोर्ट ऑफ लॉ में ये पहुँच गए एज़ प्रोफ़ेशनल शॉर्ट हैंड राइटर। उनका नॉलेज और ऊपर से इन्होंने देखा कि जो कानून थे उनकी क्या-क्या पेचीदगियाँ हैं, किस तरह से उनको कानून सिस्टम से सबसे नफ़रत हो गई। समझ गए कि उनका एक्सपीरियंसेस क्या है लाइफ़ में, और उसी एक्सपीरियंसेस को उन्होंने अपने बाद के नॉवेल्स में उसको यूटिलाइज़ किया और अब कहीं न कहीं पॉपुलैरिटी हासिल हुई। अब ये शॉर्ट हैंड स्किल भी इनकी डेस्टिनेशन नहीं थी। और क्योंकि उनका जो लव था एक्टिंग को भी था, एक्टिंग से भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार था। और कभी-कभी टाइम जब मिलता था थिएटर्स में जाते थे, बहुत सारे प्लेस में उन्होंने एक्टिंग भी शुरुआत में की। और फिर क्या होता है कि जब शॉर्ट हैंड स्किल की वजह से इनको रिपोर्टर की जॉब मिली। रिपोर्टर की जॉब कहाँ मिलती है? प्रेस गैलरी ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स, पार्लियामेंट में।
एट द एज ऑफ 20, सिर्फ 20 साल के थे, और यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया क्योंकि इनकी जो स्किल थी शॉर्ट हैंड की वो बाकी लोगों से डिफरेंट थी। सभी लोगों में ये बहुत जल्दी पॉपुलर हो गए और अपनी एक्यूरेसी और अपनी क्विकनेस की वजह से जाने जाते थे। द रिफॉर्म बिल 1832 में ये काफ़ी इनको फायदेमंद हुआ क्योंकि जो भी घटनाएं होती थी, प्रोटेस्ट होता था, उनको ये कवर किया करते, लिखा करते थे, तो उससे इनको काफ़ी इनकम भी हुई। ये क्वेश्चन आपको याद रखने लायक है क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में कई बार पूछ लेते हैं कि व्हेन वाज रिफॉर्म बिल केम, या किस तरह से इसको लाया गया था। तो ये आप याद रखेंगे थे 1832 में आया था। जब जिस तरह से कोर्ट के प्रति इनकी नेगेटिविटी आ गई थी उसी हिसाब से ये सीख गए कि पार्लियामेंट जो कि पॉलिटिकल का ही एक हिस्सा है, पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है, तो वहां पर भी लोग इनको लगे कि दे आर ऑल्सो नॉट जेन्युइन। तो दोनों ही, चाहे कोर्ट ऑफ लॉ हो चाहे पार्लियामेंट, दोनों के प्रति इनके मन में एक नेगेटिव फीलिंग्स आ गई, नेगेटिव ओपिनियन आ गई, क्योंकि इन्होंने वहां रह करके देखा कि किस तरह से लोग आपस में एक दूसरे को गिराने के लिए आगे रहते हैं। तमाम बातें जो रहती हैं वो हैं। अब इन्होंने लिखना शुरू किया 1835 से, इन्होंने लिखना शुरू किया राइटिंग ओरिजिनली। और शुरुआत कहाँ से की थी? उसी अनुभव से जो अनुभव इनको हुआ था लंदन कैरेक्टर्स के स्केचेस से, तमाम छोटी छोटी बातें लिख उनके बारे में। जब ये एमलेसली घूमा करते थे गलियों में तो उन सारे कैरेक्टर्स को देखा, प्लस काम करते हुए देखा, तो वही अनुभव जो इनको अभी तक का था, उस अनुभव को इन्होंने इस्तेमाल किया अपनी राइटिंग में। और नाम जो इन्होंने शुरुआत में अडॉप्ट किया वो था वॉज। ये नाम इन्होंने अडॉप्ट किया अपने स्यूडोनिम में, छद्म नाम। और ये नाम कहाँ से लिया था? इनके छोटे भाई का नाम था एक्चुअली मोजेस। और जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा नहीं होता, गलती से कुछ और बोल देते हैं, तो मोजेस से बॉस बोलते थे, तो वही नाम इन्होंने अपने हिसाब से, हालांकि ये बड़े थे लेकिन जब छोटे पे कहा होगा इनके और भाई बहन जो थे उन्होंने, तो इसी नाम को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया बॉस में। अब ये न्यूज़पेपर में एक रेगुलर स्टाफ की नौकरी इनको मिल गई। यहाँ से इन्होंने पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स, इलेक्शंस, पॉलिटिकल मीटिंग्स और बाकी इवेंट्स को कवर करना शुरू कर दिया एज ए रिपोर्टर, जब इनको रिपोर्टर की जॉब मिली तब। अब इनकी जो पहली बुक आई 1836 में, स्केचेस ऑफ वॉज, ये इनकी पहली, ये इनका पहला वर्क था। ऑफिशियली तो पिकविक पेपर्स जो नेक्स्ट ईयर आया 1836-37 में, ये इनको कह सकते हैं कि ऑफिशियली फर्स्ट नोवेल कह सकते हैं पिकविक पेपर्स को, जो कि कुछ दिन तक सीरियलाइज्ड हुए, उसके बाद ये बुक फॉर्म में पब्लिश हुआ। और जैसे ही ये पब्लिश हुआ तो ही वॉज इंस्टेंटली फेमस ऑल ओवर इन द लिटरेरी वर्ल्ड, क्योंकि जो राइटर्स थे उस समय उनसे इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अलग था। जैसे चार्ल्स लैम लिखा करते थे मिक्सिंग ह्यूमर एंड पैथोस, ठीक उसी तरह से इन्होंने भी पैथोस, पैथेटिक सिचुएशंस को भी उस ह्यूमराइज किया था, तो जिसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी, इनका राइटिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा लोगों में फेमस हुआ और लोग तारीफ करते थे। ही वॉज इंस्टेंटली फेमस। इनका कैरेक्टर था सैम वेलर, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ पिकविक पेपर्स से। इसके अलावा धीरे धीरे जैसे इन्होंने लिखना शुरू किया, अब इनकी पॉपुलैरिटी डे बाय डे इंक्रीज होती गई, ना केवल स्टेडली बल्कि रैपिडली। बहुत ही जल्दी ये धीरे धीरे एकदम फेमस होते चले गए, स्टेडली एकदम, एक लगातार तरीके से इनकी पॉपुलैरिटी में गिरावट नहीं आई। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? स्केचेस बाय वर्ड्स से और पिकविक पेपर्स दैट मेड हिम इंस्टेंटली फेमस। शादी इन्होंने 1836 में की थी कैथरीन होगार्ट से, जो कि उसमें 21 साल की थी, लेकिन शादी ये फेल्ड हो गई। हालांकि इतनी जल्दी फेल भी नहीं हुई, 1858 में ये जाके अलग हुए उनसे, और इनके सिर्फ 9 बच्चे हुए। ये एक अच्छी बात है, 9 बच्चे इनके हुए। और जब सेपरेशन हुआ तो सारे सारे 9 बच्चे इनके साथ ही आए, और इनकी जो साली थी उन्होंने हेल्प की इनके परिवार को संभालने में। उसी समय 1857 में ही एलन टर्मन, एक एक्ट्रेस थी, उन उनसे इनका अफेयर हुआ, और वो सिर्फ 18 साल की थी। शी वॉज जस्ट 18, और ये उस समय 45 ईयर्स के थे, तो जाहिर सी बात है शादी जैसा कुछ बनता नहीं था। तो ये जो अफेयर था सीक्रेट रखा गया, और ये काफ़ी दिनों तक चला, जब तक ये 1870 में इनकी डेथ ना हुई हो तब तक ये इनका अफेयर चला, क्योंकि विक्टोरियन सोसाइटी में जो सोसाइटल नॉर्म्स थे, इसके अलावा अब ये काफ़ी फेमस भी हो चुके थे, पब्लिक फिगर बन चुके थे, तो अपनी आउट ऑफ कहीं मतलब बदनामी ना हो या कुछ ऐसा ऐसा काम ना हो, इस वजह से इस अफेयर को इन्होंने शादी का रूप नहीं दिया और चुपचाप सीक्रेटली ही चलता रहा। अब एट द एज ऑफ 45 इन्होंने अपना एक नया करियर स्टार्ट किया एक तरह से,
पब्लिक रीडर का। अपने नॉवेल्स के कई सारे सीन्स या पैसेजेस पढ़ा करते थे। ना केवल पढ़ा करते थे बल्कि एक बड़ी ऑडियंस के सामने एकदम जैसे ओलिवर ट्विस्ट अगर खाना मांगता है गरीबी में किसी से तो उसी हिसाब से एक्टिंग भी किया करते थे। तो इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, बहुत ज़्यादा ऑडियंस आती थी जब इनकी पब्लिक गैदरिंग में, और इनकी एक्टिंग और रीडिंग स्टाइल से बहुत ज़्यादा वो लोग एंटरटेन किया करते थे। तो एक्टिंग का शौक इनको पहले से ही था। तो वो एक्टिंग का शौक भी इन्होंने इस तरह से पूरा किया। ही वॉज नॉट नॉट ओनली फेमस इन ब्रिटेन बट ऑल्सो इन अमेरिका। ब्रिटेन और अमेरिका में दोनों शहर देशों में ये अच्छी तरह से फेमस हो गए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ये बिजी हो गए, बहुत ज़्यादा इन्होंने इस तरह से मेहनत की एक्टिंग रीडिंग, तो उसका इनके शरीर पर भी बहुत ज़्यादा और साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा, और इनको इन सब कामों को छोड़ के रिटायर होना पड़ा, और ये रिटायर हो गए गैटसिल केंट में। ये इनके घर का नाम था, वहाँ ये रहने लगे। वहीं पर रहते हुए इन्होंने एक नॉवेल लिखा एडविन ड्रूड, जो कि इनकम्प्लीट नॉवेल है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज इनकम्प्लीट नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस, द आंसर इज एडविन ड्रूड। और वहीं पर इनका हेल्थ डाउन होता गया। हेल्थ डाउन होने के बाद 8 जून की रात डिनर के टाइम इनको स्ट्रोक आता है, और ये जमीन पे गिर जाते हैं बेहोश होके। दोबारा इनको होश नहीं आया, और नेक्स्ट डे ऑन 9 जून 1870 इनकी डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 58। 58 साल की उम्र में इनको अटैक आया और वहीं इनकी डेथ हो गई। अब ये कहाँ इनका अंतिम संस्कार कहाँ गया? ही वॉज बेरीड इन पोएट्स कॉर्नर एट वेस्टमिंस्टर एबी विद पॉम्प एंड ऑनर, क्योंकि काफी फेमस थे। तमाम लोग आए इनके अंतिम संस्कार में शामिल होने, जिसको वो डिजर्व भी किया करते थे। अब बात करते हैं इनके पॉपुलर वर्क्स की। बहुत सारे इन्होंने, क्योंकि प्रोलिफिक राइटर थे, बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। सारे नॉवेल्स हम कह सकते हैं कि पॉपुलर ही थे, लेकिन कुछ नॉवेल ज़्यादा पॉपुलर हैं जिनको आपको डेट भी याद रखनी चाहिए। जैसे पिग पेपर्स 1837 में फर्स्ट नॉवेल हम कह सकते हैं। सेकंड ओलिवर ट्विस्ट 1839 में, ये काफ़ी पॉपुलर नॉवेल है। आपको इसकी डेट और पब्लिकेशन याद रखनी चाहिए। निकोलस द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, बर्नवी रज, मार्टिन शजलविट, डॉम्बी एंड सन, डेविड कॉपरफील्ड 1850 में आया। जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ये इनके ज़्यादा, क्योंकि अक्सर इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और इन्हीं की डेट ऑफ पब्लिकेशन भी पूछी जाती है, तो आपको याद रखनी है। हार्ड टाइम्स 1853 में आया। टेल ऑफ टू सिटीज 1859 में। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस काफ़ी फेमस नॉवेल है 1860। और एडविन ड्रूड जो कि इनकम्प्लीट नॉवेल था, जिसको ये लिख रहे थे एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया। जितना भी हुआ उसके बाद पोस्टमली ये पब्लिश भी हुआ था, लेकिन इनकम्प्लीट है, तो इतना आपको याद रखना है, एडविन ड्रूड। तो ये था चार्ल्स डिकेंस का जीवन परिचय। जो भी मेजर वर्क्स थे, मेजर इवेंट्स थी, मैंने कवर की हैं, कोशिश की है कि आपके हिसाब से ये चीज़ें रहें एग्जाम के हिसाब से। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया है। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।